गरीब वर्ग को निकाल के आगे ऊपर लाने का काम किया। हमारा राजकोष भी मजबूत हुआ है। पहले से हमारा जो कहना चाहिए कि देश की हमारी जो पूंजी है वो पहले से बढ़ी है। इसी तरह से यदि हम बात करें, हमारा घाटा जो देश का होता था, राजकोषीय घाटा, वो हमारा पहले से कम हुआ है। कोरोना के काल में थोड़ा सा बढ़ा था, पर तुलनात्मक रूप से हमारा पहले से काफ़ी कम है। पूंजीगत जो व्यय है ये सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, देश का यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो पूंजी में कितना व्यय करते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा लोन ले लिया, पर यदि लोन भी लिया या कर्ज में भी यदि हम आए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर व्यय है, जो पूंजी के अंतर्गत व्यय किया गया, कोई तनख्वाह देने में या कोई किसी अनेक चीज़ में से उड़ाया नहीं गया। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। और अब आने वाले समय में अभी तक का सबसे बड़ा, इसको हम कह सकते हैं एक आंकड़े के साथ 11,11,111 करोड़ सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आज तक का सबसे बड़ा ये राशि दी जा रही है, जिसके कारण से सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा और उसके कारण से देश का डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। इस तरह से हम आगे बात करें तो इस डेवलपमेंट का असर क्या हुआ। आप देखिए कि इसका असर ये हुआ कि जहाँ पहले हमारे पास केवल 79 के लगभग हवाई अड्डे हुआ करते थे, आज 149 से ऊपर हवाई अड्डे हैं। हम यदि आंकड़ों पे जाएं तो जहाँ हमारे पास में मुश्किल से 250 के लगभग मेडिकल कॉलेज थे, आज लगभग हमारे पास 500 से ऊपर मेडिकल कॉलेज हैं। जहाँ हमारे पास केवल 7 एम्स थे, पहले तो एक ही था, बाद में 2 एम्स हुए, अटल जी ने 5 किए तो 7 हुए, आज 23 एम्स हैं। तो इतना ज़्यादा मेडिकल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हमने सीट बढ़ाने का भी काम किया। रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए क्या रेल में भी कितना गुणात्मक परिवर्तन आया। पूरा रेलवे कब तक जो डीजल पर चलती थी, आज वो लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। तो जिसके कारण से क्या होगा, सबसे बड़ा हमारा डीजल का व्यय बचेगा। तो लगभग 30,000 करोड़ का जो मैंने रेलवे के बजट में जो पढ़ा था, 30,000 करोड़ से ऊपर का तो केवल हमारा डीजल का व्यय बचेगा जो हम विदेश से लेते थे। कोयले का जो था आयात का, वो अलग हमारा खर्चा बचने वाला है। फिर नई बोगियाँ लगभग 40,000 से ऊपर नई वंदे भारत बोगियाँ बना दी। बुलेट ट्रेन बनाने का काम, जहाँ सिंगल पटरी थी उसको डबल थी, वहाँ 3 की जहाँ 4। अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत लगभग 1300 अमृत भारत स्टेशन बने, जिसमें हमारा बालाघाट और सिवनी भी है। ये अमृत भारत स्टेशन का भी किया। तो लॉजिस्टिक को ठीक करना, फ्रेट को ठीक करना, ताकि आने वाले समय में हम दुगना माल भाड़ा कर हो सके, इस तैयारी के साथ काम कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि बजट में जो एक बात कही कि आने वाले समय में हमारा रेल का क्या रहेगा, तो 3 कॉरिडोर रेल के बनने वाले हैं। अब वो 3 रेल कॉरिडोर कौन होंगे, 3 तरह के। एक तो होगा कि जहाँ सबसे ज़्यादा यातायात का दबाव है, मतलब पब्लिक का यातायात का दबाव। दूसरा वो जहाँ माल भाड़े का दबाव है, और तीसरा जो पोर्ट की तरफ जाने वाला जो दबाव माल भाड़ा ले जाने के लिए। ये 3 तरह के गलियारे पूरे देश में बनाए जाएंगे। आज उसकी घोषणा नहीं की, पर केवल इंडिकेट किया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि उसके अंतर्गत हम भी कहीं ना कहीं उसमें आएंगे, क्योंकि हमारा भी सेकंड लाइन का सर्वे होकर के बाद सरकार प्रस्तुत हो चुका है। वो पिछला हमने क्या किया, थोड़ा सा इंडिकेट करने का काम हुआ है कि हम यदि सरकार में आएंगे तो अगला क्या करेंगे, तो एक थोड़ा सा विजन बताने का प्रयास किया। तो मैं आपको यदि मैंने पूरा ब्रीफ नोट उपलब्ध करा दिया है। थोड़ा विषय एक तरह से आंकड़ों के साथ है, लिस्ट भी हो सकता है, मैं थोड़ा उसमें बताने का प्रयास करूंगा कि देखिए हमारी जो अर्थव्यवस्था थी 10 साल पहले की जो अर्थव्यवस्था थी, हम 11वें नंबर पे थे, 12 से 11 पे आए थे। पर मोदी जी के इस 10 साल के कार्यकाल में हमारी अर्थव्यवस्था जिसको सबसे बड़ी चीज देश को चलाने के लिए मानी जाती है, वो 10वें से हम 5वें पे आ गए हैं। और जिस तरह का आंकड़े आ रहे हैं, लगभग हम 4 पे आ गए हैं। और आगे जो कहना है मोदी जी का कि मेरे अगले कार्यकाल में हम दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काम चल रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का नारा है, उसके कारण से सारा सब संभव हो पाया। और इसलिए इस विषय को लेते हुए कि हमारा विजन क्या होगा, तो एक शब्द का उपयोग किया है, ज्ञान, GYAN। अब ज्ञान को उस तरह से कह रहे थे कि हमारा जो कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 पिलर के ऊपर में अपना 2047 के विकसित भारत की है, और इसके अंतर्गत ही सारी चीज़ों को रखा है। तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय है, जिसको
मूर्त रूप से मोदी जी ने अंत्योदय की अवधारणा को उतारने का काम किया। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, आपको सब पता है कि किस तरह से गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम मोदी जी के इस कार्यकाल में हुआ। हम तब पहले तो केवल नारे ही लगते थे, पर गरीबी कभी हटती नहीं थी, न इतने आवास मिलते थे, न कभी गरीबी दूर करने का इतना प्रयास होता था। पर आज हकीकत में देखिए कि किस तरह से मकान